नमस्कार दोस्तों, एक और एपिसोड, एक और वीडियो आपके लिए जीएस का 50 प्रश्नों का यह फिर से आपके लिए है। लगातार प्रयास, गेस क्वेश्चंस खोजे जा रहे हैं। जहां से भी लूसेंट से ढेर सारे क्वेश्चंस उठाए हैं हमने और ढेर सारे प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। चाहे किसी का भी सेट हो, उससे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे उठाए हैं। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तैयारी हो तो पुख्ता हो। चलिए अब पहला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्त, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना एक वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे जीएस के फुली डिस्कशन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर कोई दोस्त हो जो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, बीएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स का सेगमेंट तुरंत चालू होने वाला है अगले सप्ताह से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एक और बात हम कहना चाहते हैं कि जीएस का ये सेगमेंट चलता रहेगा। जैसे ही बिहार पुलिस समाप्त होगा तो बिहार दरोगा के लिए और बीएसएससी जो इंटर स्तरीय निकलने वाला है उसके लिए भी तैयारी यहाँ चलती रहेगी। इसलिए ज्वाइन कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? बिहार प्रांत का गठन, चलिए बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार जो पहले था वो बंगाल का हिस्सा था। क्या था? बंगाल का हिस्सा था। पहले बंगाल का ही एक पार्ट हुआ करता था बिहार, जिसे 22 मार्च 1912 ईस्वी में अलग कर दिया गया, बंगाल से पृथक कर दिया गया और यह अपने अस्तित्व में आया 22 मार्च 1912 ईस्वी। हालांकि बिहार से भी उड़ीसा अलग हुआ, उस समय उड़ीसा भी बिहार में ही था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, एक पृथक राज्य बना। भाषा के आधार पर ही उड़ीसा अलग हुआ 1936 ईस्वी में। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ। इस तरह से दो और राज्य बने, बिहार से पृथक होके दो और राज्य बने। ठीक है, तो 2000 ईस्वी तक झारखंड साथ था, 1936 तक उड़ीसा साथ था। यानी कि सब एक ही एरिया था, एक ही प्रांत कहलाते थे बिहार। और बिहार से जब उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ, तो पृथक राज्य के रूप में बिहार प्रांत का गठन हो चुका था 22 मार्च 1912। 15 नवंबर झारखंड का राज्य दिवस मनाया जाता है भले, लेकिन उस दिन बिहार प्रांत नहीं मनाया जाएगा, बिहार का राज्य दिवस नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि बिहार जो अस्तित्व में आया था, जैसे कि झारखंड 15 नवंबर को अस्तित्व में आया इसलिए वो बना था। इसी तरह से बिहार अस्तित्व में आया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, इसीलिए बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च ही चुना जा गया है। यानी कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है इसे आप याद रखें, ये क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। तो 22 मार्च इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार अलग हुआ था। चलिए अगला नंबर देखिए, दूसरा कहता है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? कछाड़ी मिट्टी अगर जाने तो कछाड़ी जलोढ़ भी बोला जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी हम बता चुके हैं, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक है खादर और एक है बांगर। ठीक है, खादर बांगर, जलोढ़ मिट्टी कहिए या कछाड़ी मिट्टी कहिए। तब पुरानी जो हो गया वो बांगर होता है, इसे पुरानी मिट्टी भी कहा जाता है। नई की अगर बात करें तो खादर को बोला जाता है। ठीक है, नई किसे कहा जाता है? खादर को, और पुरानी कहा जाता है बांगर को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ बांगर कछाड़ी मिट्टी, ये सही आंसर हो जाएगा दूसरा का। तो जलोढ़ मिट्टी दो तरह के होते हैं, खादर और बांगर। देखिए पुरानी और नई में क्या अंतर होता है कि बाढ़ वाले जो इलाके होते हैं, नदी के किनारे वाले जो इलाके होते हैं, वहाँ अक्सर नदियाँ जो होती है बाढ़ लाती है और बाढ़ के कारण मिट्टी जो होता है बहता है, मिट्टी बह के चला जाता है। तो वो जो नई मिट्टी बनती है उसे खादर कछाड़ी मिट्टी या फिर खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जो पहले से जहाँ पे बाढ़ उड़ का समस्या नहीं है या फिर नदी कम है, तो वह वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, खादर और बांगर को। ये कन्फ्यूजन करेगा आपको, तो आप सीधे सीधे जान लें ये पुरानी हो गया और
और ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान खाली रखना है, बस इसी में कन्फ्यूजन है, कौन पुरानी है कौन नई है। जलोढ़ मिट्टी तो दो तरह के हुए ही। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलेंगे। एक एक चीज़ों को समझते जाना है दोस्त, समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन रटने से नहीं होता है। क्वेश्चन अगर आपने रट लिया है तो रटने के बाद होता क्या है कि जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा। 4 ऑप्शंस होंगे, कौन आंसर सही होगा कौन गलत होगा, तो ये आपको वहाँ पे समस्या आएगी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ लिया है तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करें और इस तरह के वीडियो देखें। वीडियो को अगर नहीं समझना है तो सिर्फ आप पॉज करके इसे लगाएं, बैठ के लगाएं, या फिर अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ पे क्या करने हैं, आपको टिक करने, क्योंकि वहाँ पे आंसर नहीं मारे जाते हैं, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। और अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो फिर वीडियो देख लें, उससे संबंधित वीडियो। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो ये आसान है, 52-53 मीटर है। तो 52 नहीं है, 53 मीटर इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार। आगे देखेंगे, बिहार राज्य की भू आकृति सामान्यतः किस प्रकार के? देखिए ये बिहार स्पेशल से संबंधित ये जो सेट है, इसमें ढेर सारे बिहार से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, गोलाकार। तो ये आयताकार हो जाएगा। बिहार की जो आकृति है वो कैसी है, वो क्या है, इस तरह से है। तो इस तरह की बिहार का आकृति, यानी कि इसे कह सकते हैं आयताकार। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 5वां, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जो जलवायु है किस प्रकार की विभाजित किया गया है? तो कोपेन जो है जलवायु को 5 वर्ग में विभाजित किया है, 5 वर्ग में, ए बी करके। ए बी है, सी है, डी है, उसी तरह से ई है। तो ए में रखा गया, जैसे मान के चलिए इसको शुष्क मान ले, ठीक है, शुष्क है, उष्ण है, उसी बाद शीतोष्ण है। तो इस तरह से सबको अलग अलग तरह से 5 भागों में ये वर्गीकृत किया है कोपेन। किसको? जलवायु को। तो बिहार का जलवायु पूछ रहा है, वो भी उत्तरी बिहार का, तो ये CWG इसका सही आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखें, ये पूछ लिए जाते हैं, बीपीएससी में भी पूछे गए क्वेश्चन है ये। बिहार का कुल क्षेत्रफल, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो होगा ये बिहार का कुल क्षेत्रफल है, तो इसे आप ना भूलें, आसान है। 7वां देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन चट्टानें, तो यह देखिए बिहार इस तरह से अगर है, ठीक है, तो बिहार का ये वाला जो हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पे कैमूर है, रोहतास है, तो यहाँ जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। इसको आप क्या कह सकते हैं, ये दक्षिण है, मान के चलिए ये साउथ, ठीक है। तो अगर इसे आप साउथ मानते हैं तो यहाँ पे और इधर पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम आप इस हिस्से को कह सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। इसे पूरब मानते हैं, इसे पश्चिम मानते हैं, इसे दक्षिण और इसे उत्तर मानते हैं, उत्तर बिहार मानते हैं। तो आप यहाँ पे दक्षिण पश्चिम का हिस्सा कह सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में। आगे देखेंगे, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। लौटता मानसून, जब लौटता है मानसून तब यह अक्टूबर के मध्य में, देखिए ऑप्शंस के पहले ही यह है ए में, अक्टूबर के मध्य में यह बिहार में प्रारंभ होता है, ध्यान देना है। चलिए 9वां है, निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी और सदा नीरा के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। गंडक नदी से, और यह निकलता है नेपाल से, इसे याद रखना है, नेपाल से यह निकलती है गंडक नदी, जो कि उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करती है और खास करके उत्तर प्रदेश से ये कुछ सीमा भी बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में गंडक नदी क्या बनाती है? सीमा बनाती है, और आके कहाँ मिलती है? गंगा में आके मिल जाती है, पटना के नज़दीक गंगा में आके मिल जाती है। तो ये गंडक नदी है। गंडक नदी को ही नारायणी बोला जाता है, सदा नीरा बोला जाता है, गंडक नदी को ही बोला जाता है। आगे चलेंगे, 10वां नंबर, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? वन्य जीव अभ्यारण्य है, ध्यान से देखें यहाँ पे, वन्य जीव अभ्यारण्य। नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नवादा। नालंदा तो है ही नहीं, इसका सही जवाब पश्चिमी चंपारण हो जाएगा।
अगर इसे स्थापित की बात करें तो 1978 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था, स्थापना मान सकते हैं। इसे बनाया गया था उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य को, ठीक है। तो 1978 ईस्वी में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। 11 देखें, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में सबसे पहले 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था भारत में? 1973 ईस्वी में। कहां से किया गया था इसे भी याद रखें, ये उत्तराखंड से शुरू किया गया था। उत्तराखंड से इसे शुरू किया गया था। उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? कह सकते हैं नेशनल पार्क या उद्यान कह सकते हैं। तो ये है, सबसे पुराना है जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट है, याद रखना है। जिम कॉर्बेट का हालांकि नाम बदल दिया गया है। तो 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। और अगर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना भी हुई थी 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में पहले इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से इसे स्थापित किया गया था। बाद में चलकर 1990 के आसपास इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद 1991 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल कर लिया गया। 1991 ईस्वी में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के तहत। हालांकि इसमें बाघों की संख्या का अगर बात करें तो 50 से प्लस बाघ हैं, ठीक है। तो 1991 ईस्वी में तो बिहार में सर्वाधिक बाघ यहीं पे पाए जाते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में एकमात्र बिहार का है। 12 देखें, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? अभी हमने बताया था विंध्यन चट्टान की चर्चा किया था कि यह पश्चिमी और दक्षिण कोना पर है, यानी कि बिहार का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा में ये सारी चट्टानें पाई जाती है। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा? रोहतास में पाया जाएगा। कैमूर है, रोहतास है वहीं पे, ठीक है। तो रोहतास इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर 2011 का जो जनगणना हुआ है, क्योंकि हमें इसी के अनुसार पढ़ना है। जनगणना को अगर पढ़ना है तो 2011 को ही ध्यान में रखकर पढ़ना होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अराइज होंगे 2011 के अनुसार ही अराइज होंगे। तो जनगणना को तो आपको रट के जाना है, 1-2 क्वेश्चन तो इससे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को समझते हुए साक्षरता हो गया, ये फिर लिंगानुपात हो गया, ये सारी चीज़ों को घनत्व हो गया, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगती है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। तो जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है, जो कि 0 से 6 वर्ष तक का आयु का जो होता है उसे शिशु लिंगानुपात के श्रेणी में रखा जाता है। तो बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है ये 918 है। अगर ओवरऑल भारत की बात करें तो 919 है लगभग। कितना है? 919 है। ओवरऑल पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं। और लिंगानुपात अगर भारत की बात करें तो 943 से 943 ये भारत का लिंगानुपात है। इसे भी आपको याद रखने हैं, भारत का लिंगानुपात है। तो इसे आप नोट कर लें, इसे याद रखें। आगे देखेंगे 14, बिहार की औसत वर्षा पूछ रहा है। तो आप ऑप्शंस के अनुसार आप बना सकते हैं 90, 112, 125, 140। ये सारा तो बचपन में ही रट्टा मारा हुआ है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर यहाँ है, रिकॉर्डेड है। आगे देखेंगे 15, सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए, एक स्टूडेंट के कहने पर कुछ प्रश्नों को हमने शामिल किया है एज ए हिंदी के रूप में। ये जीएस का पेपर हम करवा रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के कहने पर कुछ क्वेश्चनों को, हिंदी के क्वेश्चन को इसमें शामिल किए हैं। आप देखें इस चीज़ को, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए, अंशुमाली सूरज को बोला जाता है, ये तो सही हो जाएगा। सूरज को आदित्य भी बोला जाता है, ये भी सही है। सूरज को भास्कर बोला जाता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों आपका सही जवाब हो जाएगा। सूरज किसका पर्यायवाची है? भास्कर, आदित्य और अंशुमाली। क्रिया के अर्थ में अगर विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया का विशेषता बतलावे, क्रिया के विशेषता बतलावे। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो ये अचानक, ये वर्ड क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया।
तो क्रिया के अर्थ में विशेषता अगर प्रकट कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ये तो आसान है एकदम। अब अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछ रहा है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण, यानी कि जिसका प्रथम पद जो है वो महत्वपूर्ण हो। क्या है इसमें? लव कुश भरपेट त्रिभुवन छत्रधारी, तो भरपेट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद याद रखना है। आगे अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछ रहा है। देखिए अनजोरवेशन ये नहीं होगा, अनुजोरेशन ये ठीक हो जाएगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनुजोरेशन ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपको देखते जाना है, पढ़ने होंगे। आप देखे होंगे तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या ये आपके लिए उपयुक्त है, क्या आप ये जानते थे, तो और थोड़ा सा हार्ड लाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन 19 पूछ रहा है, रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष या बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, दिग्गु है, कौन है? तो रसगुल्ला पढ़े होंगे तत्पुरुष। ठीक है, समास को जरूर पढ़े, समास से क्वेश्चन ज्यादा एराइज होते हैं। समास से क्वेश्चन आते हैं। हर एक परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन समास से होते हैं। चलिए अब यहाँ पे मिलान कर लीजिए आप। एक तरफ कॉलम ए है, कॉलम बी। कॉलम ए में नृत्य का प्रकार है, यहाँ देखिए कॉलम ए में क्या है? नृत्य का प्रकार। और कॉलम बी में क्या है? राज्य का नाम है। जैसे नृत्य का प्रकार है बिहू, तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? ये आसाम में मनाया जाता है। आसान है, इस पढ़े होंगे आप लोग। गरबा ये गुजरात में होता है। ठीक है, उसी तरह से तमाशा कहाँ होता है? तो तमाशा महाराष्ट्र का है। नौटंकी तो ये आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। तो चारों ऑप्शन से एकदम आसान है, एकदम आप मिलान कर सकते हैं। इसमें एक भी दो भी अगर गलत हुआ तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आपका सही नहीं बनेगा। देखिए टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड गोल्फ, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन। तो ये गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं टाइगर वुड। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखेंगे। 22 कहता है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुस्तकें जो होती है उसके संपादक या फिर लेखक, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम इसे इग्नोर ना करें, इसे जरूर याद रखें। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, जेबी कृपलानी नहीं होगा, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक है महात्मा गांधी। चलिए आगे देखेंगे। प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, कथन है दिया हुआ। आप 3 कथन को देख लें। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। देखिए मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद कहता है 1958 ईस्वी में एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये भी सही है, मिल्खा सिंह के नाम है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं 1958 ईस्वी में। तीसरा कहता है 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी सही है। तो ओवरऑल तीनों जो आपका कथन है ये सही है, तो उपयुक्त सही भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम बताना है। चलिए बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1542। तो बहुत आसान है, इसे आप समझे होंगे या फिर याद किए होंगे। तो 2005 इसका सही जवाब हो जाएगा। सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री शायद क्वेश्चन हम दे चुके हैं। सह्याद्री ये पश्चिमी घाट का जो भी पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट का, उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो सतपुरा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये देख लीजिए। पश्चिमी घाट जो होता है, पश्चिमी हिस्सा, इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हर हालत में तैयार रहने हैं आपको। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय झंझावात, लौटी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। 4 ऑप्शंस में से अगर आपका सही जवाब देखें तो उत्तर पश्चिमी जो भाग है भारत का, उत्तर पश्चिमी भाग कहने का मतलब है ये राजस्थान, गुजरात का जो हिस्सा है, या फिर उधर पंजाब कह सकते हैं। तो ये जो होता है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है शीतकालीन वर्षा, यानी कि ठंडा में वर्षा पड़ता है। जैसे कि आप तमिलनाडु में देख सकते हैं ठंडा के दिनों में वर्षा होती है, तो वह लौटता हुआ मानसून के कारण होता है। और यहाँ पे देखें पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है? शीतकालीन वर्षा, यानी कि ठंडा में वर्षा पड़ता है। अब आगे देखेंगे 27 नंबर। प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जुल्लू जनजाति ये जियो से संबंधित प्रश्न है। विश्व भूगोल इसे कह सकते हैं। पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। तो जुल्लू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ये जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, अधिकतर ज़्यादातर यहीं पाए जाते हैं। बेवांतर का मात्रक, मात्रक हमने कहा था कि आप फिजिक्स में ये मात्रक को जरूर आप याद रखें।
मात्रक से प्रश्न बनते हैं, फिजिक्स से प्रश्न आएंगे 6-7 की संख्या में, 8 भी हो सकते हैं। टोटली जो 25 से 30 क्वेश्चन होंगे वो साइंस के होंगे। साइंस में सर्वाधिक क्वेश्चन जो होता है वो आपका किसका होता है, सर्वाधिक क्वेश्चंस बायोलॉजी से लिया जाता है, फिर फिजिक्स का नंबर आता है, उसके बाद केमिस्ट्री का नंबर आता है। तो बेमांतर का मात्रक बताना है तो यहाँ पे सबका एक एक करके देख लेंगे। एम्पियर किसका मात्रक है, ये विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा, ठीक है। उसी तरह वोल्ट है बेमांतर का मात्रक, वोल्ट, वोल्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, बेमांतर का मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है, आवेश किसका, विद्युत का आवेश। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो एक एक चीजों को अगर आप समझेंगे, याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मात्रक आपको चारों याद रहेगा तो ऑप्शंस आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। देख, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन है, एक है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, इसे देखें एक नंबर। दूसरा है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और तीसरा कहता है लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो फिजिक्स में इस चीज को जरूर आप ध्यान दें, 3 वर्गों में बांटा गया है इसे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। अब यहाँ पे देखें निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये तीनों जो है ये लौह चुंबकीय का उदाहरण है, लौह चुंबकीय का ये उदाहरण है तीनों, ठीक है। और तांबा जो होता है, तांबा ये अनुचुंबक का उदाहरण है, तांबा अनुचुंबकीय का उदाहरण है। इसलिए 3 आपके लौह चुंबकीय हो गए, तो तांबा आपका सही जवाब हो जाएगा 29 का डी। अब देखेंगे 30 नंबर, कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय भी हमने हम बताए हैं यहाँ पे, अभी तुरंत हम बताए कि लोहा जो होता है ये लौह चुंबकीय है, निकिल लौह चुंबकीय है, कोबाल्ट जो होता है ये भी लौह चुंबकीय है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिस्मथ, बिस्मथ इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रतिचुंबकीय कौन आ जाता है, बिस्मथ आ जाता है, जबकि लोहा, निकिल, कोबाल्ट अभी हमने बताया यह लौह चुंबकीय का उदाहरण है, ठीक है। अनुचुंबकीय का उदाहरण क्या बताए थे हम, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो अनुचुंबकीय का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय का जैसे बिस्मथ है। आगे देखेंगे, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर आप इसको पढ़े होंगे तो बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं। देखिए, अगर टूट रहा है तो विखंडन हो रहा है, तो विखंडन किसे कहेंगे, नाभिकीय विखंडन। नाभिक का टूटना, नाभिकीय विखंडन, नाभिक का टूटना, नाभिकीय विखंडन। जैसे कि परमाणु होता है, परमाणु नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। आगे देखेंगे 32, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह बताना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि 2 नाभिक जब आपस में टूटते हैं तो उसे विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। लेकिन जब 2 नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग संलयन कहते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है, और नाभिकीय विखंडन पर आधारित हमने बताया परमाणु बम। उसी तरह से नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिक का आपस में जुड़ना, यह नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। जैसे कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य जो होता है ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य का बनना, उसमें भी नाभिक मिलता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को समझना है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को याद रखिएगा, क्वेश्चंस वहां से गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो विखंडन के द्वारा होता है, तो इसमें देख ले विखंडन कहाँ है, तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। ऊर्जा अगर उत्पन्न हो रहा है तो ये नियंत्रित विखंडन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे नंबर 33 हो गया है। 34 नंबर देखेंगे, निम्न में किस ग्रह का घनत्व तो पानी से भी कम है। अब पानी में डाल देने पर वो तैरने लगेगा, तो बुध है, शुक्र है, शनि या मंगल है। तो सबसे हल्का ग्रह अगर कहें तो ये शनि के रूप में जाना जाता है। इसका घनत्व इतना कम है कि पानी से भी कम है, और पानी में यह तैर जाएगा, तो कह सकते हैं कि शनि इसका सही जवाब होगा। पानी से यह कम है इसका घनत्व, और यह पानी में तैर सकता है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, खगोलीय दूरी जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी होता है वही खगोलीय इकाई के रूप में माना जाता है, ठीक है।
आगे देखेंगे 1802 का जो बेसिन की संधि हुआ था उस पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ था? तो मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। तो मराठा के तरफ से कौन था? अंग्रेज तो था ही, अंग्रेज तो था ही, ठीक है, ये तो दोनों होगा ही नहीं। डच और फ्रांसीसी के बीच में नहीं हुआ था, अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था। तो बाजीराव प्रथम नहीं होगा, बाजीराव द्वितीय होगा, बाजीराव द्वितीय होगा इसका सही जवाब। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुआ था। चलिए 37, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है, तो सत्ता किसने संभाली थी? 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और ऐसे औरंगजेब कब राजगद्दी संभाला था? 1658 ईस्वी, से भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मुअज्जम, इसका जो पुत्र था मुअज्जम नाम से था, मुअज्जम था जो कि राजगद्दा यानी कि सत्ता को संभाला था। और यह किस नाम से संभाला था? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से संभाला था। नाम था उसका मुअज्जम, और वह जब सत्ता पर बैठा था तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। 37 हो गया। अब 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? सबसे अधिक दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, प्रेसिडेंट के रूप में रहे हैं। देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भी अबुल कलाम आजाद हैं। सबसे अधिक दिनों तक प्रेसिडेंट के पद पर रहने वाले भी अबुल कलाम आजाद थे। 1940 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी, 6 वर्षों तक लगातार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में रहे हैं। चलिए 39, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? यानी कि सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक प्रतिशतता के मामले में कह सकते हैं, भूमि का प्रतिशत के मामले में कह सकते हैं, तो वह मिजोरम है जहां सर्वाधिक जंगल है, वन है। ठीक है, एकदम प्रतिशत के बारे में मत 100% में से 90+ में है। तो इस तरह से मिजोरम जो है वो जंगली इलाका है, याद रखना है। 40 से निम्नलिखित में किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? पंपास जैसे ही नाम आता है तो अर्जेंटीना इसका सही जवाब होगा। हालांकि उरुग्वे में भी कुछ ये पंपास घास हैं, लेकिन सर्वाधिक की मात्रा अगर बोले तो अर्जेंटीना ही होगा इसका उपयुक्त जवाब। हॉटस्पॉट पर्यावरण के संदर्भ में भारत में कहां पाए जाने वाले हैं? देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट भारत में 4 है, 4 जगह है हॉटस्पॉट, ध्यान देना है। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट जो पूछा जा रहा है पर्यावरण के संदर्भ में, तो यह हो जाएगा, एक तो पश्चिमी घाट है ही, और पूर्वी हिमालय श्रृंखला भी हो जाएगा, जो कि हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने बंदगान किसे कहा जाता था, किससे संबंधित था? वित्त विभाग, सैन्य विभाग, दास विभाग, न्याय विभाग। 4 ऑप्शन हैं आपके, 4 ऑप्शन में से आप देखें दास विभाग से, बंदगान जो था वो दास विभाग से संबंधित था। अगला देखेंगे 43 नंबर, भारत संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान जो बना है, तो देखिए सबसे पहले जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची, ध्यान से देखें आप। और भाग कितने थे? 22 भाग थे। भाग कितने थे? 22 भाग। 395 धारा थी। अनुच्छेद भी इसको कह सकते हैं, अनुच्छेद 395। देखिए ढेर सारे संशोधन हुए हैं, अनुसूची बढ़ के हो गया 12, धारा भी 400+ हो गया। ठीक है, ये अनुच्छेद भी बढ़ के कितना हो गया? 400+। लेकिन कितना भी यहाँ पे संशोधन हुए हैं, लेकिन भाग 22 के 22 रहे। कितना रहा है? 22 का 22 ही रहा है। इसमें संशोधन करने के बाद भी भाग इधर उधर नहीं हुआ है। तो अभी भी भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था या है? तो ये 22 भागों में हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अभी भी 22 भाग में ही है। चलिए, सूची 1 है, 2 है, इसको क्या करना है? मिलाना है। एनीमोमीटर संबंधित है, देखें ध्यान से देखें, भूकंप से संबंधित नहीं होगा, वायुमंडलीय दबाव नहीं होगा, वायु वेग, हाँ ये एनीमोमीटर हो जाएगा वायु वेग से संबंधित। उसी तरह सिस्मोग्राफ जो होगा ये भूकंप को नापता है। बैरोग्राफ ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता मापता ही है, वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसे हाइग्रोमीटर के मापा जाता है। चलिए आगे फिर एक सूची आया है, यहाँ पे इसे मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। यहाँ भी कुछ यंत्र हैं जिसको यहाँ पे मिलान करना है शरीर के अंग से। तो ऑडियोग्राम जो होता है
ये कान से संबंधित है। ऑडियोग्राम, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो हृदय यानी कि स्पंदन को यह चेक करता है। ईईजी या मस्तिष्क को चेक करता है, ईईजी, ठीक है। उसके बाद मैमोग्राम बचता है, तो ये बक्ष हो जाएगा। एक एक चीजों को अगर आप समझते हैं तो इस तरह के प्रश्न एकदम आसान लगेंगे। बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट जो निकाली गई नहर है उसका नाम पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम इसका नाम है गंडक परियोजना नहर। इसका क्या नाम है? गंडक परियोजना नहर। अब आगे देखेंगे अक्षों, त्रों और ज्ञों, ये तीन कौन सा व्यंजन है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे संयुक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है। अक्षों, त्रों और ज्ञों ये संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है। आप पढ़े होंगे वर्ण, स्वर वर्ण पढ़े होंगे, व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे, उसमें संयुक्त वर्ण भी होते हैं। नाक कौन सा शब्द है? नाक कहने का मतलब एक ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो कोई ना कोई अर्थ नहीं निकले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये वैसा शब्द है जैसे नाक है, कान है, तो ये क्या बनेगा? जैसे नाक है तो नाक को अगर हम तोड़ देंगे तो ना हो जाएगा, अब क हो जाएगा, तो नो और क ये कोई अर्थ ही नहीं बताता है, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। याद रखना है, नाक है, कान है, इसी तरह के शब्द होंगे जो कि कोई अर्थ नहीं बताएगा, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं बताएगा। उसी तरह से योग रूढ़ अगर आप बात करें या फिर यौगिक बात करें, यौगिक को हम पहले समझ लें तो यौगिक क्या करता है कि दो उपयुक्त शब्द एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। दो शब्द जब आपस में जुड़ते हैं और कोई अच्छा अर्थ निकलता है तब उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय है, ठीक है, हिम है, आलय है, दोनों मिला तो क्या हो गया? हिमालय हो गया। और अगर आप उसे तोड़ते भी हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो उसे यौगिक की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ने हैं, हिंदी हो या कुछ और वर्ण, हर चीज को आपको समझना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना। समझ लेंगे तो आपको कहीं भी कैसे भी क्वेश्चंस होंगे आप बना देंगे। अब देखिए यहाँ नवयुवक कौन सा समास है? समास से फिर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ दिगु द्वंद हो जाएगा, बहुब्रीहि कर्मधारय। ये चार ऑप्शंस में से आपका कर्मधारय जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा। समास जरूर पढ़ें। समास आगे देखिए 50 पाप पुण्य कौन सा समास है? बहुत आसान है, ये द्वंद्व बता रहा है, पाप पुण्य रात दिन, है ना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा सही जवाब। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। इसमें कुछ हिंदी के भी शब्द थे, कह सकते हैं क्वेश्चंस थे, जियो के प्रश्न थे, विश्व के भी उठाए गए थे, भारतीय जियो के भी प्रश्न थे, इतिहास के प्रश्न थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के तीनों टॉपिक को उठाया गया था, तीनों सब्जेक्ट को उठाया गया था। तो कह सकते हैं कि यह मिला जुला था जियो का प्रश्न, ये कह सकते हैं कि मिला जुला जीएस का फुल्ली या डिस्कशन जो चला, क्लास चला। फिर कल एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लार दुलार दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, फोड़ना है। जय हिंद।